हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको समझेंगे हम कि क्या मतलब होता है। ये जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन क्लासिकली भी एक बार हम देखेंगे कि जो हम इसमें टॉपिक के अंदर बताएंगे क्या वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी वैसा ही है या फिर क्वांटम में सेम है, डिफरेंट है, किस तरीके से है वो हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी पार्टिकल की जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स की, उसके बाद हम जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है इसी सिचुएशन को लेकर तब हम डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो वो जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ बता सकते हैं, बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन क्या है और उसका मोमेंटम क्या है, एक साथ बता सकते हैं। अब ये तो था क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल था वो भी डिफरेंट था। अब हम जब क्वांटम मैकेनिक्स में जब मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। और जब भी पार्टिकल की या मटेरियल पार्टिकल की बात करेंगे अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो क्वांटम मैकेनिक्स में बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स में तो पार्टिकल ही डिफरेंट था, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो जब भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो जो भी पार्टिकल है जब भी मूव कर रहा है तो क्या उसके साथ सिर्फ एक पार्टिकल मूव करता है, कोई वेव मूव नहीं करती है, ऐसा नहीं होता। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हमने वेव पैकेट डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पज़ वेव से नहीं है, हमें क्या बताना है, जो भी पार्टिकल है उसका पोजीशन और मोमेंटम बताना है। तो एक बार हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही होता है, नॉट इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to measure the position and momentum of a particle It is impossible to measure the position and momentum of a particle accurately and simultaneously मतलब एक साथ हम नहीं बता सकते किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है और मोमेंटम है उसको हम एक साथ नहीं बता सकते। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद ये जो डेफिनेशन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र, या फिर एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते जो भी पोजीशन है पार्टिकल की एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो वर्ड है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है कि या तो हम एक्स एक्सिस लें या फिर वाई एक्सिस ही लें, से यहाँ पर हम पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है उसको हम एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो भी डेफिनेशन है, मतलब जो भी हमने लिखा है वो उसको कैसे समझेंगे, बिकॉज हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तो जो भी लेवल है, मतलब पार्टिकल कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे हमें पार्टिकल। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम पार्टिकल की बात करते हैं तो कोई भी पार्टिकल है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, वेव के साथ, और वो भी
सिंगल वेव नहीं होती, वो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वेव का। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल ये जो वेव है इस तरीके से है, जो दूसरी वेव हम मान रहे हैं वो भी कुछ इस टाइप से मान रहे हैं हम। लेकिन जब भी हम कंप्लीट ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप किस तरीके से बनाएंगे? ग्रुप बना दिया हमने कंप्लीट वेव का, मतलब पूरा का पूरा वेव पैकेट बना दिया। वेव पैकेट किस तरीके से? यहाँ पर जो है वो बहुत सारी वेव्स जो हैं वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? पूरा के पूरे जो गुच्छा है वेव का, उसमें पार्टिकल भी एसोसिएटेड है। जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन है वो भी हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन को समझ रहे हैं, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ये जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? हम सबसे पहले पार्टिकल की बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल किसको कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल किसको कहते हैं? जो भी कंप्लीट ये वेव है इसके अंदर क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। अब ये जो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो इसका हमने क्या बताना है? पोजीशन एंड मोमेंटम। अब हम ट्राई करेंगे ये इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ बताने की। कैसे? सपोज एक पार्टिकल ले रहे हैं हम, यहाँ पर वेव भी हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, और जो भी पार्टिकल हैं वो भी वेव के साथ क्या कर रहे हैं? एसोसिएटेड हैं, मतलब वो भी मूव कर रहे हैं। तो बिकॉज माइक्रोस्कोपिक लेवल है तो हम अपनी नेक्ड आइज से क्या नहीं बता सकते, जो भी पार्टिकल है उसको देख नहीं सकते, तो देख ही नहीं सकते तो उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? तो सपोज एक पार्टिकल है, उसको देखने के लिए हमें किसी एक लाइटनिंग की ज़रूरत होती है या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम उसके ऊपर सपोज लाइट डाल रहे हैं तो एक टाइम पे अगर हम उसकी पोजीशन बता भी दी, तो जब उसी टाइम पे उसका मोमेंटम बताना चाह रहे हैं, तो क्योंकि वो मूव कर रहा है तो वेव के साथ एसोसिएटेड है, तब तो जो उसका मोमेंटम है तब तक उसका चेंज हो चुका होगा जब तक हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। उसके बाद अगर हम अब मोमेंटम, सपोज मोमेंटम पता कर रहे हैं उसका, तो मोमेंटम पता कर रहे हैं तब तक जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो चुकी होगी। तो जो भी डेफिनेशन है, मतलब जो भी स्टेटमेंट है, वो हमें क्या बता रही है कि हम एक साथ नहीं बता सकते, या तो हम पोजीशन ही बता सकते हैं या फिर मोमेंटम ही बता सकते हैं। दोनों को हम एक साथ मेज़र कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसके केस में? जो भी क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि हम कैसे एक जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है हमने, दैट इज अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है तो ये तब की सिचुएशन है। एक्स एक्सिस में ही हम पोजीशन को देखेंगे, जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन को देखेंगे, और एक्स एक्सिस के अलोंग ही उसका मोमेंटम चेक करेंगे। ये हो सकता है कि जो भी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम उसका जो मोमेंटम है वो साथ के साथ बता दें। इसलिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है? अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये कंडीशन है, यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात है ये। अगर उसी टाइम पे किसी और डायरेक्शन की बात है तो हो सकता है कि हम उसकी जो भी साथ की साथ पोजीशन और मोमेंटम को बता सकते हैं। तो जो भी डेफिनेशन है वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो भी एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी तक हमने क्या लिखा है, सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम। इसका मतलब क्या है? जब भी वेव पैकेट बना रहे हैं हम, सपोज एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस के अंदर पूरा का पूरा जो ग्रुप है वेव का, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये है कि कुछ वेव ऐसी हैं जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ से। उसके बाद और भी वेव हैं जो ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। सपोज यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? एक मटेरियल पार्टिकल मान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी वेव पैकेट, मतलब ऐसे कंप्लीट वेव पैकेट ट्रैवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। इसको हम नोड बोलते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो सकता है, दो नोड के बीच में हो सकता है पार्टिकल।
तो वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन को बताने में अनसर्टेनिटी है, मतलब एक्यूरेटली नहीं है वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीट की अगर वेव पैकेट मान रहे हैं तो जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेन या फिर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। जो डेल्टा एक्स है या फिर इसको हम इन शॉर्ट अनसर्टेन पोजीशन भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सेकंड, हम डेल्टा से ही क्यों डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अनसर्टेनिटी। उसके बाद जो डेल्टा पी है उसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन टू uncertainty to measure the momentum of particle। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब है पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन, मतलब इन सिंगल वर्ड लिखा है हमने, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी टू मेजर द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और देते हैं हम, वो स्टेटमेंट क्या है कि जब भी हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी पोजीशन की या फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, तो एक और जो डेफिनेशन है वो क्या है, यहीं पर लिख रहे हैं हम। सेकंड क्या है कि प्रोडक्ट दोनों का, मतलब प्रोडक्ट of uncertainty in the position या फिर प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स, मैथमेटिकली अगर लिखें, यहाँ पर हम कंप्लीट लिखेंगे लेकिन यहाँ पर हम सिंपल इतना ही लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2। ये इसकी अनदर मैथमेटिकल फॉर्म है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाली डेफिनेशन जो मैथमेटिकली नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली हमने एक्सप्लेन किया है कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते क्वांटम पार्टिकल का, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड दैट इज़ क्वांटम पार्टिकल। और अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाह रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2। इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर लिखा है, मतलब अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू ये एक्स एक्सिस में डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2। डेल्टा एक्स वाई का मतलब है अलोंग वाई एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2। यहाँ पर डेल्टा एक्स जेड डेल्टा पी अलोंग जेड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2। मतलब जो ये अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी किसके, एच कट बाय 2 के। ठीक है, ये कभी भी जो वैल्यू है वो लेस देन नहीं हो सकती। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कभी भी लेस देन एच कट बाय 2 नहीं होगी, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2 होगी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो भी हमने डेल एक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हमने डेल्टा एक्स लिख दिया। यहाँ पर इसको हम डेल वाई लिख देते हैं। अंडरस्टूड है कि इन द मेजर अलोंग वाई एक्सिस है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड। क्या सिंपली जो भी हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, क्या ये सिर्फ
पोजीशन और मोमेंटम पे ही लागू होता है। क्या कोई और क्वांटिटी ऐसी नहीं है जिनके ऊपर जो भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल हो? ऐसे भी हैं। हम लिखते हैं, अगर हम यही रूल इसी तरीके से हम और भी क्वांटिटी हैं जिसको हम लिख सकते हैं कि उसकी भी हम एक एग्जैक्टली एक टाइम पे वैल्यू नहीं बता सकते। तो वो जो क्वांटिटी हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन जो रिलेशन है वो है आपका एनर्जी और टाइम के बीच में। जो भी एनर्जी है और टाइम है वो हम एक साथ नहीं बता सकते, मतलब मैथमेटिकली लिख रहे हैं सिर्फ, उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम ये बोल सकते हैं एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी। जो भी डेल ई है इंटू डेल टी ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाई 2, ये फर्स्ट रिलेशन है आपका। ये भी जो हमने यहाँ पर लिखा था डेल एक्स इंटू डेल पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाई 2, इसी से इंस्पायर होके हम क्या लिख रहे हैं? एनर्जी और टाइम के बीच में लिख रहे हैं। लेकिन मोस्टली हमसे यही पूछा जाता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी एनर्जी और टाइम है उसको भी हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? एक रिलेशन होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में। मतलब मैथमेटिकली लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा जे इंटू डेल थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाई 2। एच का मतलब हमें पता है, एच कट का मतलब हमें पता है क्या होता है? एच बाई 2 पाई। एच का मतलब यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट से, जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। जो 2 पाई है वो भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। और जो भी हमने ये एच कट लिखा है इसको सिंपली एच कट भी बोल देते हैं, और इसको हम अलग से नाम देते हैं, दैट इज डिराक्स एच भी बोल देते हैं इसको, डिराक्स एच ऐसे बोलेंगे। तो ये था आपका हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, जो मोस्टली जितना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ होता है वो हम कर चुके कि इतना ही आता है जो भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जस्ट एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे। जैसे ये रिलेशन गिवन होगा आपको ऑप्शन के अंदर, अगर आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है तो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा या डेफिनेशन लिखी, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें किसी भी कोई भी अगर क्वांटिटी गिवन है, अगर उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है, मतलब अगर हेज़नबर्ग प्रिंसिपल यूज़ करना ही है, तो हम उसको कैसे करते हैं? डेल्टा एक्स से उसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं? अनसर्टेनिटी बता रहे हैं पोजीशन के अंदर। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर आती है हमारी? मतलब निकालते हैं, आती नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपको x गिवन होता है, जो भी x आपको गिवन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालते हैं, उसका स्केयर करते हैं, या फिर स्केयर पहले स्केयर उसकी एक्सपेक्टेशन, इस टाइप से। ये जो है वो आपका फॉर्मूला होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये जो है इसकी मतलब अनदर फॉर्म है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये था आपका हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कर चुके, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेंड होता है, मतलब ये भी आ सकता है कि प्रूफ करो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बाय डी ब्रोगली ड्यूलिज्म कॉन्सेप्ट से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल by using
by using wave particle या फिर वेव पार्टिकल, यानी कि जो भी डी ब्रोगलाई का कॉन्सेप्ट था उस पे बेस है ये डी ब्रोगलाई हाइपोथेसिस, इतना भी लिख सकते हैं हम, या फिर बुक के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज बनती है उसका मतलब यही है कि डी ब्रोगलाई कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमें, और तब हमें प्रूफ करना है कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में बिकॉज हमें प्रूफ करना है किसको लेकर, डी ब्रोगलाई कॉन्सेप्ट को लेकर, तो स्टार्टिंग जो है हम वहीं से करेंगे और जो भी लास्ट तक है हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो भी हमने प्रूफ किया था, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी थी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच कट बाय 2, या फिर कई बार ऐसे भी लिखा होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्विवेलेंस टू एच कट। ठीक है, तो यूज़ कर रहे हैं हम वेव पार्टिकल हाइपोथेसिस। इस पार्टिकल के जो ये हाइपोथेसिस का था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब पूरी की पूरी ग्रुप है वेव का, वो ट्रैवल कर रहा है। सपोज यहाँ पर हम दो वेव मान रहे हैं, सिर्फ एक वेव फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, सेकंड कुछ इस तरीके से है, तो ये जो हमने बनाई है ये उसकी रिजल्टेंट बनाई है, मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट या फिर जो भी इंटरफेरेंस होने के बाद जो भी आएगा वो हमने ये बनाया है। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप है ये वेव का। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा का पूरा ग्रुप है वेव का, तो इसका मतलब इसके साथ पार्टिकल भी एसोसिएटेड होंगे, और अगर पार्टिकल भी एसोसिएटेड होंगे तो उसकी जो भी पोजीशन है या मोमेंटम है वो बताने की हम कोशिश करेंगे। और जो भी हमने यहाँ पर ये बनाया है, यहाँ पर हमने लिखा है नोड, जो पार्टिकल है, पार्टिकल सिर्फ कहाँ होगा, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, मतलब जो भी हमने ये इसको हम थोड़ा डार्क ब्लैक से बना रहे हैं, जो भी पार्टिकल है वो सिर्फ यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है। फिर पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर, मतलब नोड का मतलब क्या है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0, यानी कि अगर नोड को हम डिफाइन करना चाहते हैं, नोड का मतलब क्या है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी अगर हम ये इसको हम फर्स्ट वेव बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट वेव है, इसको हम सेकंड वेव बोल रहे हैं कि ये सेकंड वेव है, दोनों जब इंटरफेरेंस करके सुपरपोजिशन के बाद जो भी फाइनल वेव है वो हमने ये बनाई है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट एक वेव पैकेट है, ये भी एक वेव पैकेट है जिसके अंदर पार्टिकल भी एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करें, डी ब्रोगलाई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि जो भी फर्स्ट वेव है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा। सेकंड जो वेव है उसकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो हम ओमेगा 2 से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ओमेगा 1 से डिनोट किया है, और जो भी प्रोपेगेशन कांस्टेंट है यहाँ पर वो क्या है, k2 है। तो जब भी फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, यहाँ से जो भी psi1 है, psi1 का मतलब क्या है, वेव फंक्शन से है जो हम पहले कर चुके हैं। psi1 का मतलब है फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जो कि फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड क्या है, a साइन ओमेगा 2 साइन माइनस k2x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। मतलब अगर हमें टोटल साई चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल साई के लिए साई इक्वल्स टू psi1 प्लस psi2, तो यहाँ से अगर टोटल साई निकालेंगे, psi1 का मतलब क्या है, a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t
माइनस k2x। यहाँ पर जो a है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, एम्पलीट्यूड है, a रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, और जो ये हमने लिखा है इससे इसी तरीके से हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी वेव पैकेट वाला टॉपिक है उसको कर चुके हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो साई1 है उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है मतलब जो भी वेव पैकेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने की एक इक्वेशन होती है, वही हमने लिखी है। तो टोटल साई किसके बराबर होगा, ए। ये जो है इसको कंप्लीट को हम क्या बोल रहे हैं, ए, इस कंप्लीट को हम बी मान रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर साइन फंक्शन है तो हम मैथ्स यूज करेंगे। तो साइन ए जो भी फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, साइन ए प्लस साइन बी, जो भी फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर हम साइन ए साइन बी की बात कर रहे हैं तो 2a कॉस साइन a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी। ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम रब कर रहे हैं बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है, तो इसको जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जो साई है, साई किसके इक्वल है हमारा 2a, बिकॉज जो भी फॉर्मूला था उसमें 2 था, 2a साइन, बिकॉज हम लिख रहे हैं साइन a प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2x डिवाइडेड बाय 2। ये कंप्लीट जो भी है एंगल वो साइन के साथ है, इनटू कोस, कोस के साथ यही वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय, इसके साथ क्या था t, और यहाँ पर माइनस k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x। ये है हमारी इक्वेशन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स एन एवरेज एक तरीके से, और जो भी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का मतलब क्या है कि ये डेल को रिप्रेजेंट करेगा। डेल मतलब एक तरीके से अनसर्टेनिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो पार्टिकल है वो कहीं पर भी हो सकता है, ये जो वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है। और वैसे भी हम पहले भी से भी जानते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी है हमने इसको इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, इन शॉर्ट हम यहीं पे लिख रहे हैं इसको, जो भी ओमेगा 1 यहाँ पर अलग से ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2, ठीक है, ये वैल्यू है हमारी ओमेगा, ये वैल्यू क्या होगी हमारी k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम बोलेंगे k, और जो भी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इसको हम क्या बोलेंगे डेल ओमेगा, और k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय 2 इसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा k। तो इन शॉर्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, अगर हम इन शॉर्ट लिखना चाहते हैं इक्वेशन को, फिर हम देखेंगे कि जो ये इक्वेशन आई है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, और हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो भी लास्ट का रिजल्ट है वो हमारा ये आना चाहिए, मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल्स टू h कट बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, जो टोटल साई है वो किसके बराबर आएगा 2a साइन ओमेगा t माइनस kx कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2 माइनस डेल्टा kx। ये जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, कोस डेल ओमेगा बाय 2t माइनस डेल k डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जस्ट हमने जो भी स्टार्टिंग हमने की थी, स्टार्टिंग में हमने क्या ही लिया था, जो भी अगर जब हमने साई1 को रिप्रेजेंट किया था तो हमने लिया था a साइन ओमेगा t। ये हम फेज वेलोसिटी के लिए लेते हैं जहाँ पर हम सिंगल वेव की बात करते हैं, ठीक है।
अब उसके डॉट में मतलब उसके इनटू में क्या आया है, एक पूरा का पूरा पैकेट आया वेव का, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंप्लीट वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा जो टोटल साइज है वो हमारा ये है। तो यहाँ से अब हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब हम नोड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ तक हमने क्या बताया है, सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी अगर हम ध्यान से सोचें तो हो गया हमारा, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है वो हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या है, जो भी पोजीशन है उसके अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी तो हमने कैलकुलेट करना है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आई है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो कैसे आई है। इसके बाद ये जो पूरा का पूरा लूप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। तो ये यहाँ पर पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, मतलब एरर है उसके अंदर, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो नोड है, नोड का मतलब क्या है, जहाँ पर जो पार्टिकल है वो नहीं प्रेजेंट है। तो नहीं प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। हम क्यों पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को जीरो, बिकॉज जहाँ पर पार्टिकल, ये जो वैल्यू है वो पार्टिकल के होने की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर पार्टिकल जहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो इफ नोड, अगर हम नोड की बात कर रहे हैं, एट नोड क्या होगा, ये जो वैल्यू है कोस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो। मैथमेटिकली हम जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है, अब सिंपल हमारे पास सिंपल मैथ है, बिकॉज हमें टर्म कौन सी निकालनी बच गई, मैथमेटिकल टर्म निकालनी बच गई। अब मैथमेटिकल जो टर्म है वो निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल क्या होगा, सिंपली यहाँ पर मैथ यूज़ होगा। तो ये वैल्यू हम उसमें मैथ्स में पढ़ के आए हैं कि जब भी कोस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कोस थीटा ज़ीरो कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू, मतलब जब ये जो थीटा है ये किसके बराबर हो, 2n + 1/2 पाई। पाई भी होना जरूरी है, बिकॉज जो भी अगर हम क्वाड्रेंट देखेंगे तो वहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैथ से ये वैल्यू कब पॉसिबल है, जब ये जो थीटा है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 टी माइनस डेल्टा के डिवाइडेड बाई दिस किसके इक्वल होगा, 2n + ½ पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये जो यही वैल्यू हम किसके लिए लिखेंगे, यही वैल्यू हम फर्स्ट वेव के लिए, यही इक्वेशन हम सेकंड वेव के लिए लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, if x1 and x2 represents the position of two consecutive nodes, then we can write this equation delta omega by 2 minus delta k x जो भी x की जगह पे x1 इक्वल्स टू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सेकेंड डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस डेल्टा के डिवाइडेड बाई 2 x2 इक्वल्स टू 2n + 1 डिवाइडेड बाई दिस। अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन स्टार नाम दे रहे हैं, इसको हम स्टार डैश मान रहे हैं। अगर हम दोनों को क्या कर दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, ये जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगी। सिंपल हमारे पास कितना बचेगा, डेल्टा x/2 x1 - x2 = पाई। यहाँ से
ये जो x1 माइनस x2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है डेल्टा x को इक्वल्स टू पाई। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से वी नो दैट k किसके इक्वल होता है, h बाय p के बराबर होता है। या फिर ये जो था वो गलत लिखा है, k का मतलब क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये डेफिनेशन होती है, ये फॉर्मूला होता है k का, लेकिन लैम्डा हमें पता है किसके बराबर होता है, h बाय p के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, h डिवाइडेड बाय t। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर। अब हम डेल्टा k निकाल रहे हैं, डेल्टा k निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है तो ये एज इज रहेगी इनटू डेल्टा p। अब ये वैल्यू हम ऊपर उठा के पुट करेंगे, यहाँ से अगर हम डेल्टा k की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, और जो भी तो 2 पाई h इंटू डेल्टा p इंटू डेल x इक्वल्स टू पाई। ओके, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा x निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, 2h पाई, पाई यहाँ पर एज इज था 2, बिकॉज यहाँ पर 2 भी था तो यहाँ पर हम 2 भी लिखेंगे। नीचे क्या है 2 पाई इंटू डेल्टा पी, यहाँ से जो 2 है वो 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो रहा है, तो जो भी डेल्टा x है इंटू डेल्टा p वो किसके इक्वलेंस है, हमारा h के। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो हमारी क्या आई, मतलब जो भी मैथमेटिकली क्या आया कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन x, जो भी ये है अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, वो किसके इक्वल है हमारी, यहाँ से इक्वल ही है तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन नीचे हम क्या लिखेंगे, जो भी ये ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हमारा एलिमेंट्री है, मतलब जस्ट हमने 2 वेव्स को लेकर किया है। लेकिन अगर यही हम पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब कोई भी बहुत सारी जो भी वेव है उसको लेकर करें तो वहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, बिकॉज बहुत सारी वेव्स को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होंगी। अगर वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं, मतलब अगर उसको कंसीडर करके अगर हम यही वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वेलेंस टू h कट बाय 2। ये हमारी एग्जैक्ट स्टेटमेंट होगी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ था, किसको लेकर कंसीडर किया हमने, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने प्रूफ किया है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ये टॉपिक है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।